तो हेलो बउआ लोग, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया, मज़े में है। ठीक है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियोस देखते जाइए, पढ़ाई होती जाएगी। लेकिन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अपना खुद से रीडिंग ज़रूर करिएगा, ये आपकी सेल्फ स्टडी का हैबिट बनाएगा। ठीक है, और सेल्फ स्टडी का हैबिट बनाएगा तो उससे आप लोग खुद से क्या समझ पा रहे हैं इसका धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगा। और आदत बनेगा तो आगे चलकर हम लोग थोड़ी हमेशा साथ देंगे, आगे चलकर आप ही अपना साथ देंगे। ठीक है, तो आप ही खुद से पढ़कर, अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो खुद से पढ़कर कैसे उसको दोबारा समझ सकते हैं कि नहीं, ये आपको अपने खुद से डेवलप करना है अपने आप में। ठीक है, हम लोग जो हैं अभी, चूँकि आप कमतर क्लास में हैं, लो क्लास में, अभी स्टैंडर्ड उतना हाई हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग खोद कर नीचे लेवल तक पढ़ाते हैं। ठीक है, नीचे लेवल तक ले जाकर आपको पढ़ाते हैं। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे या फिर किसी भी अपर लेवल या फिर हाई स्टैंडर्ड का पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको लेक्चर्स मिलती हैं, क्लासेस नहीं मिलती। तो लेक्चर्स क्या होते हैं, तो लेक्चर्स में सिर्फ आपको रीड कर डेफिनीशंस पढ़वा कर आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जब आप पूछिएगा सर से तो वो 1 से 2 बार ही बता पाएंगे, और वो भी आपका स्तर कितना है, आपका मेंटल लेवल कितना है, उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, उस लेवल तक वो नहीं बताएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको खुद से रीड करना पड़ेगा, वही चीज़, सेम चीज़। तो इसलिए मैं आपको इस चीज़ का आदत दिलवा रहा हूँ कि धीरे धीरे आप ग्रोथ करते चली जाइएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा खुद से पढ़कर अपना नोट्स बनाइएगा तो उससे आप अपना कैपेबिलिटी बढ़ाते चले जाइएगा कि कितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, खुद से पढ़कर समझ पा रहा हूँ। ठीक है, और अगर जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कम से कम रीडिंग पे ध्यान दो। ठीक है, फालतू के कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग पे ध्यान दो, रीडिंग अपना सही करो। मूवीज़ देख रहे हो, इंग्लिश मूवीज़ देखो या फिर इंग्लिश सबटाइटल में मूवीज़ देखो, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। उनकी भाषा पकड़ने की कोशिश करो, जो फॉरेन मूवीज़ होती हैं, जो हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं, उनका भाषा पकड़ने का कोशिश करो, अपने आप इम्प्रूव होते चले जाओगे। एक बार में थोड़ी सब चीज़ आ जाएगा, धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, अब बिना टाइम गवाए इतना तो मैंने बता दिया, टाइम तो निकल गया हालांकि 2 मिनट। चलो अब हम लोग PDF से पढ़ेंगे। थोड़ा मैंने बनाया, खुद से डिज़ाइन बनाया, बनाने की कोशिश की है। अब देखो अच्छा बना है कि नहीं बना है, तुम लोग बताओ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना। BST है आज, और BST की शायद 4th क्लास है अपनी। ठीक है, अब मेरे को याद नहीं रहेगा यार, जो दिखेगा थंबनेल वंबनेल पे उसी हिसाब से लाइन बाय लाइन करते जाना। ठीक है, थंबनेल पे भी नहीं समझ में आया तो डेट वाइज देख लेना कि कब ये किसके बाद ये अपलोड हुआ है। ठीक है, उसी हिसाब से करते जाना यार। अब कितना याद रखूँ, ऑफलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिर खुद भी अपना CA का कर रहे हैं लोग, अब तो CA का भी अपना पढ़ना है, तो टाइम तो नहीं मिल पा रहा है भाई। लेकिन तुम लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहा हूँ 3 घंटे का। ठीक है, अब उसी में अब PDF बनाना भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूँ आपको, क्या क्या बता चुका हूँ। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, रुको बड़ा करूँ इसको, तुम लोग बोलोगे कि सर छोटे दिख रहे हैं। सुनो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, इनके मीनिंग भी बता दिए थे। अगर किसी ने नहीं देखा पिछली वाली वीडियो, पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और वहाँ पे जाकर BST की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए। इकोनॉमिक्स की जो छुटी हुई क्लासेस है वो जाकर देखिए। क्लासेस नहीं छोड़नी है। ठीक है, क्लासेस छोड़े तो बाबू पीट दूंगा, क्लासेस नहीं छोड़नी है। ठीक है, चलो आओ आगे चलो। ये मैंने डिफरेंसेस ये नहीं, चूँकि इतना अच्छे से समझा दिया तो अब डिफरेंसेस फिर रीड करवाने का क्या ज़रूरत है। तो ये डिफरेंस खुद से रट लेना, या फिर समझे हो तो तुम अपने खुद से भी लिख लोगे, लेकिन नोट्स बनाने के लिए एक बार रीड जरूर कर लेना ये डिफरेंसेस को। ठीक है, अब समझा दिया तो ये फिर दोबारा मेहनत करूँगा नहीं। ठीक है, मैंने समझा ही इतने अच्छे से दिया है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपना ऑब्जेक्टिव पे।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस करने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो पहली ऑब्जेक्टिव जो है वो आपकी है, पहली ऑब्जेक्टिव, रुको हाइलाइटर ले लूँ, खुल गए, हाँ, जो पहली ऑब्जेक्टिव है ये तो इस पे दिख ही नहीं रहा है, हाँ, पहली जो ऑब्जेक्टिव है ये आपकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सबसे अच्छा पेन है, हाइलाइटर इस पे काम करेगा नहीं, ठीक है। देखो सॉफ्टवेयर भी इतना बेकार चीज़ है ना कि इसको भी सीखने के लिए अलग से टाइम देना पड़ता है, ठीक है। देखो पेन अच्छे से चलेगा। ये है आपकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी इसको बिजनेस करके आप क्यों ये कमाएंगे, ठीक है। क्या क्या ऐसे चीज़ हैं जो आपकी इकोनॉमिक के लिए यानी पैसे कमाने के लिए चाहिए, कौन कौन से उद्देश्य हैं जो आपको ये पैसे कमाने के लिए चाहिए, ठीक है। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आपकी आएगी दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ इसके बाद है, ठीक है। तो इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है ये जानते हैं आपके। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है प्रॉफिट मेकिंग। तो अब समझें, एक बंदा पूरी अपनी जमा पूंजी लगाकर कोई बिजनेस चालू करता है, ठीक है। अब कोई बिजनेस चालू करेगा तो वो क्यों करेगा, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। पैसे कमा लेगा, सिर्फ पैसे जो आए सिर्फ वही इसकी इनकम हुई नहीं, उसमें इसका कॉस्ट भी है, उसमें इसकी जो खर्चे लग रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है उस रिवेन्यू में। तो ये क्या करेगा, क्यों करेगा, सिर्फ खर्चे लगाएगा क्यों, ये खर्चे करेगा क्यों, इन्वेस्टमेंट करेगा क्यों, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब वो बात अलग है कि ये कितना प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। अब मैं खुद के लिए कोई बिजनेस चालू करूं, ठीक है। अब सपोज़ करो मैं पानी का बिजनेस चालू कर रहा हूं, ठीक है। मैंने ही बनाया बिस्लेरी, ठीक है। अब 2 रुपये की बोतल, ठीक है, 3-4 रुपये फ्री का पानी और 3-4 रुपये मैं ये पानी उसमें डालने वाली मशीन जो है उसका 3-4 रुपये कॉस्ट ले लूँ और 3-4 रुपये कॉस्ट ले लूँ उन सभी 12-12 बोतल्स का एक पैक बनाकर और उसको सील करने के लिए मजदूर रखा हूँ, ठीक है। तो उस मजदूर का खर्चा ले लूँ तो पर बोतल मान लो सपोज़ करो कि 2 रुपये और खर्चा आ रहा है उसका मजदूर का, 2 रुपये की बोतल, 3 रुपये की ये मशीन का खर्च, सपोज इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, ठीक है, और 2 रुपये उस मजदूर का खर्च, ठीक है, 7 रुपये हुए। अब इस 7 रुपये में मैं 20 रुपये का अगर एमआरपी है, एमआरपी रख रहा हूँ उसको 20 रुपये में, यानी कस्टमर को मिलेगा, अगर कोई जाएगा तो उसको खरीदेगा 20 रुपये में खरीदेगा, तो क्या मैं 20 रुपये में ही उसको निकाल दूँ, मतलब डायरेक्ट मैं ही किसी कस्टमर को दे दूँ, या फिर अगर मैं, मेरी हायरार्की कैसे चलेगी, मेरी हायरार्की चलेगी पहले मैं प्रोड्यूसर, ठीक है, उसके बाद आएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटर। अगर सपोज़ करो कि मैं अभी यूपी में बैठा हूँ, ठीक है, और यूपी में लखनऊ में बैठा हूँ, ठीक है, तो लखनऊ का डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, अब लखनऊ में भी कोई और एरिया होगा उसका डिस्ट्रीब्यूटर अलग। अब ऐसे मैं 5 डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लूँ, ठीक है, पूरे लखनऊ में 5 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे पकड़ लूँ। 5 डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ने के बाद, अरे यार, सपोज़ करो मैं 5 डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लूँ। अब 5 डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ने के बाद
फिर उनके नीचे करीब 50 होलसेलर हों, ठीक है, या फिर 50 डायरेक्ट रिटेलर मान लेते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ा और डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट रिटेलर के पास दिए और रिटेलर से डायरेक्ट कस्टमर को मिला। तो 5 डिस्ट्रीब्यूटर और 50 रिटेलर यानी 10-10 रिटेलर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। तो पहले मैंने 7 रुपये में बनाया, तो क्या 7 रुपये में ही डिस्ट्रीब्यूटर को दे दूं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर वो 7 ही रुपये में रिटेलर को दे दे और 7 रुपये में रिटेलर लेके और फिर उसको 20 रुपये बेचे, यानी उसको बचे करीब 13 रुपये रिटेलर को बचे। ऐसा कभी हो सकता है? होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जब बनाया तो बनाने के बाद 7 रुपये का कॉस्ट लगाया। कॉस्ट लगाने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए मुझे कैरेज का देना पड़ेगा, ठीक है। अब कैरेज का मैं दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर फिर अपना चूंकि इतना पूंजी लगाया तो उसके बाद फिर वो अपना कैरेज जोड़ेगा। कैरेज जोड़ने के बाद उसके पास भी वर्कर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च होगा, भाड़ा पे अगर रूम होगा या फिर गोदाम होगा तो भाड़ा उसका भी लगेगा, वो भी कॉस्ट जोड़ेगा, ठीक है। और सपोज करो कॉस्ट जोड़ जोड़ के ही ये सभी मार्केट में निकले, फिर रिटेलर को मिले और रिटेलर भी अपना कॉस्ट जोड़ के तब फिर वो रिटेलर ही बेचे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सब कॉस्ट ही जोड़े। वो लगा क्यों रहा है? अपना टाइम भी दे रहा है, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ा टाइम इसमें दे रहा है। बिज़नेस भाई, एम्प्लॉयमेंट 8 घंटे की होती है, बिज़नेस कभी कभी 20-20 घंटे के भी होते हैं, 15-15 घंटे तक भी लगना पड़ता है अपने बिज़नेस में, ठीक है। तो मैं जब 7 रुपये का कॉस्ट लगाऊंगा तो मैं भी करीब करीब 3 रुपये उसमें जोड़ूंगा ज़रूर। एटलीस्ट मुझे 30% जोड़ने का हक तो है, चूँकि मैं ही प्रोड्यूसर हूँ। 30% मार्जिन तो मैं भी लेके चलूँगा, 30-35%। तो इसलिए या फिर 50%, करीब करीब इतना रुपये, सपोज़ करो मैंने 3 रुपये और जोड़ा, 3 रुपये जोड़ा, तब वो 10 रुपये का पड़ा, ठीक है। उसी में मेरा कैरेज वैरेज सब लगा, उसी में मैं अपना प्रॉफिट भी जोड़ा और तब उसको डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा 10 रुपये में, और तब 10 रुपये में वो डिस्ट्रीब्यूटर अपना कॉस्ट जोड़ेगा और फिर कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ेगा। और सपोज़ करो कि उसने भी 3 रुपये कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ा, तो ये प्रोडक्ट हो गया 13 रुपये का। 13 रुपये का जोड़ने के बाद अब डिस्ट्रीब्यूटर भेजा डायरेक्ट रिटेलर को। अब रिटेलर क्या किया, 13 रुपये का खरीदा और ख़रीदने के बाद इसको 20 रुपये का चूँकि MRP है तो MRP के हिसाब से उसको 7 रुपये बचे। हालांकि रियलिटी ये नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा तब मिला। तो इस प्रोसेस में मैंने भी कमाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी कमाया और रिटेलर ने भी कमाया। तो कोई भी इतना कैपिटल क्यों लगाएगा, इतना पूंजी क्यों लगाएगा अगर उसे 2 रुपये मिले ना? तो इसीलिए प्रॉफिट मेकिंग सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस की। ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मेकिंग। अब सेकंड जो है वो आपकी क्या है, देखो सेकंड आ गया क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब देखो, क्रिएशन ऑफ कस्टमर बहुत ही यूनिक चीज़ है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्रिएशन ऑफ कस्टमर बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव है और इतनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है। तुम लोगों को मैं ना एक मूवी बताता हूँ, मेड इन चाइना, ठीक है। राजकुमार राव की मूवी है, उसमें परेश रावल भी है और मौनी राव है। उस मूवी को तुम लोग देखना। अब तुम लोगों के लिए है, लेकिन थोड़ी भाषा के कारण समझो या फिर कुछ कंटेंट के कारण समझो, अकेले में देखना, ठीक है। फैमिली के साथ मत देखना, अकेले में देखना। वो जो मूवी है वो हम लोगों के कॉमर्स वालों के लिए ही बनी है और उसमें तुम लोग ना ये क्रिएशन ऑफ कस्टमर बहुत अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग और क्रिएशन ऑफ कस्टमर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ब्रांड क्या होता है ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उस मूवी को देखना और डिलीट मत करना, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तुमको। मैं रिकमेंड करूँगा बार बार ये मूवी, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से मैं इसको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। देखो, क्रिएशन ऑफ कस्टमर क्या है, उसमें परेश रावल का एक डायलॉग है, तुम अभी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा। सदियों से
जो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पे पानी 72% है, ठीक है, 72% 75% पानी है, ठीक है। लेकिन एक दिन एक डेढ़ साणा यानी एक चालाक आदमी आता है और आकर उसको छोटे छोटे बोतलों में भरकर और 20-20 रुपए में लोगों को बेच रहा है। उससे ज़्यादा चालाक, उससे ज़्यादा दिमागदार कौन होगा? जो पानी सदियों से फ्री चल रहा है, ठीक है, फ्री पूरा एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी लोग चापाकल हो या फिर नल हो या फिर गवर्नमेंट की जो टंकी आती है उसकी, या फिर कहीं से कुएं खुदे हुए हों, नदी हो, तालाब हो, कहीं भी तो पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन एक ऐसा अपॉर्चुनिस्टिक आदमी, एक ऐसा दूरदर्शी आदमी आता है, उसको लगता है, जबकि ये नामुमकिन चीज़ है, जिस चीज़ की हर जगह अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अब सपोज़ करो मैं बिस्किट का एग्जांपल ज़्यादा लेके चलता हूँ, तो सपोज़ करो कि मेरे पास यहाँ पे पहले से बिस्किट पड़ा हो और मुझे कोई बिस्किट बेचने आए, मैं लूँगा? मेरे पास तो फ्री में इतना अवेलेबल है, मैं क्यों लूँगा जब मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है? अब वो बात अलग है कि वो मुझे पतंजलि का बेचने या मेरे पास पार्ले जी पड़ा हो, वो बात अलग है। लेकिन उसके बावजूद वो बिस्किट तो है ना, सेम कैरेक्टरिस्टिक तो फॉलो कर रहा है ना, मेरी भूख तो मिटा रहा है ना। आटे की या फिर मैदे की वो भी बनी है, आटे मैदे की ये भी बनी है, मीठा चीज़ वो भी है, मीठा चीज़ ये भी है। पार्ले जी उससे पुराना है, पतंजलि से पुराना है पार्ले जी, पतंजलि का अपना महत्व है, पार्ले जी का अपना महत्व है, लेकिन मेरी बेसिक जो नीड है वो तो फुलफिल हो रही है। मैं बिस्किट कोई भी खा सकता हूँ, मैं पानी कोई भी पी सकता हूँ, नदी का हो, तालाब का हो या फिर कुएं का हो, कल का हो, किसी से मांग के पी लूँ, किसी के घर जाकर पी लूँ, तो पानी तो मैं कहीं से पी सकता हूँ, तो पानी तो मेरे पास पहले से अवेलेबल है। तो इसलिए डिमांड का तो कोई मतलब आधार दिख नहीं रहा है। डिमांड यानी पानी की नीड है, लेकिन सही में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं, बॉटल वाले पानी की डिमांड है कि नहीं। पानी की डिमांड सबको है, लेकिन बॉटल वाले पानी का डिमांड है कि नहीं ये देखना था। उसने अपॉर्चुनिटी देखा कि कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, सफ़र में निकल रहे हैं, तो वहाँ पे अनजान लोग हैं, सही लोग हैं कि नहीं, या फिर किसी से पानी मांगने में भी झिझक हो, या फिर कोई न मांगता हो, कोई साई हो, तो वो कैसे मांगेगा। तो यहाँ पे रोल आता है आपका कस्टमर क्रिएशन, यानी वो कस्टमर, अब ये कस्टमर मांग भी सकता है, कहीं पे जा रहा है, बस से उतरा, धूप है, किसी से पानी मांग भी सकता है कि भैया थोड़ा पानी दे दीजिए, या फिर कहीं होटल में गया, कुछ खाया, वहाँ से पानी पी लिया। लेकिन ये एक कस्टमर क्रिएशन में घुसा कि नहीं, ऐसा कस्टमर बन सकता है। तो जिसने भी बिसलेरी की शुरुआत की, उसने ये ज़रूर समझा कि बोतल में पानी आ सकता है और बोतल वाला पानी कोई खरीद सकता है, इसकी भी ज़रूरत है, इसकी सही जगह ज़रूरत है। ज़रूरत सबको है, लेकिन सही टाइम पे ज़रूरत है। किस टाइम पे? तो कोई एकदम हताशा प्यासा हो, कहीं नहीं दिख रहा हो पानी, जगह जगह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, जगह जगह गड्ढे खुदे हैं, रोड्स बन रहे हैं, वहाँ पे लोग कहाँ पानी खोजेंगे। तो वहाँ पे जो भी पान की दुकान होगी, जो भी छोटे मोटे दुकान होगी, वहाँ पे 20 रुपए की चीज़ मिल सकती है, और 20 रुपए की चीज़ कोई खरीद सकता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्यास बहुत कस के लगी है, तो उस टाइम पे वो कोई भी पानी पी लेगा। तो उसने खोजा कि जो एकदम एक्सट्रीम नीड है, उसको नहीं कि जो नहीं चलो आधे घंटे के बाद भी पी लेंगे, उतना प्यास नहीं लगी है, जिसको एक्सट्रीम नीड है वो खरीदेगा 20 रुपए का पानी। तो ये एक कस्टमर क्रिएशन हुआ। अब पहले तो ये सोच के चला, ठीक है, लेकिन आज की जो हालत है, जिसको आधे घंटे के बाद या फिर 2 दिन के बाद भी पानी दिया जाए, उसके बाद भी वो 2 दिन तक जिंदा रह जाए, वो भी आज खोजता है कि नहीं बॉटल वाला पीऊँगा, नहीं बिसलेरी ही पीऊँगा, कल वाला नहीं पीऊँगा। या फिर ऐसे कोई ड्राम से निकाल के दे रहा है, होटल्स में जनरली छोटे छोटे होटल्स में ड्राम्स में निकाल के देते हैं, तो कोई ऐसे बाल्टी से निकाल कर दे रहा है, वो नहीं पीऊँगा, बॉटल वाला ही पीऊँगा, अपना स्टैंडर्ड है भाई। तो धीरे धीरे ऐसे कस्टमर इवॉल्व होते गया। तो कस्टमर क्रिएशन सबसे अच्छा मैं यही मानता हूँ कि बिसलेरी का केस स्टडी यही है कि कस्टमर कैसे आप फाइंड कर पा रहे हैं, कैसे अपना कस्टमर बना पा रहे हैं,
ठीक है, कस्टमर सबका है, सब चीज़ का कस्टमर है, जो आप सोच नहीं सकते वो उस चीज़ का भी कस्टमर है, लेकिन उस कस्टमर को बनाना पड़ेगा। उस कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट मार्केट फिट टाइप का एक चीज़ होता है, आगे चलकर आप एफएम में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट फिट जैसा एक चीज़ होता है। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट, एक बार आप प्रोडक्ट बाहर निकाल कर तो देखिए, किसको ज़रूरत है वो अपने आप आएगा, खुद पर ही आएगा वो, ठीक है। तो ये है कस्टमर क्रिएशन। तो पहला प्रॉफिट मेकिंग और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर क्रिएशन। अब एक बार उसने पानी वाला कस्टमर, बॉटल का पानी वाला कस्टमर बना दिया। अब पहले तो उसको जो एक्सट्रीम नीड थी वो खरीद रहा था, लेकिन अब की जो हालत है वो जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहा है, मैं बॉटल वाला ही पीऊँगा, ठीक है। तो उसका कस्टमर बेस और बढ़ते गया। एक बार उसने चालू किया, और बिजनेस का क्या काम है, रेगुलर बेसिस पे चलते रहे। तो एक बार कस्टमर बना दिया, और बनाने के बाद अब वही कस्टमर रिपीट आ रहा है, वही बोतल खरीद रहा है, वही इसको प्रॉफिट दे रहा है, वही इसका सेल कर रहा है। तो बिजनेस का काम है रेगुलर चलते रहना, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे। तो एक बार बिस्लेरी बन गया, बनने के बाद अब वही कस्टमर क्रिएट हुआ, अब वही खरीद रहा है, ठीक है, वही खरीद रहा है। अब सपोज करो कोई किसी के पापा बिस्लेरी खरीद कर पीते थे, अब उसका बेटा देखा तो वो बोलेगा नहीं, मेरे पापा का स्टैंडर्ड था, बिस्लेरी ही पीते थे, कोई कल का या फिर मोटर का पानी नहीं, कहीं तालाब नदी कहीं का पानी नहीं, बिस्लेरी तो बिस्लेरी, अपना स्टैंडर्ड है बाबू। तो वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, वो फालतू में ऐसे पैसे देगा, ठीक है। तो यही है कस्टमर क्रिएशन। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है कस्टमर क्रिएशन, ठीक है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। अब बिस्लेरी से एक चीज़ आप ये भी सीख लेंगे, इनोवेशन। इनोवेशन यानी पानी बोतल में भी आ सकता है। बोतल एक साइज की हो सकती है, 1 लीटर की बोतल होगी। बोतल बनाने के लिए उस तरह की मशीन भी लगेगी। प्लास्टिक का इन्वेंशन होगा तभी बोतल बनेगा प्लास्टिक का। प्लास्टिक अगर नहीं बना होता, प्लास्टिक की खोज किसने की, गूगल करना पड़ेगा, लेकिन प्लास्टिक की अगर खोज नहीं होती तो क्या प्लास्टिक का बोतल बनता, या फिर प्लास्टिक की चीज़ें बनती, नहीं बनती। तो प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ तब प्लास्टिक से चीज़ें बनने लगी। अब प्लास्टिक से चीज़ें बनने के लिए उस तरह की मोल्ड की ज़रूरत होगी, उस तरह की मशीनों की ज़रूरत होगी। तो धीरे धीरे जब इन्वेंशन होते गया तब न बोतल बनी, फिर बोतल में पानी भरा, तब बोतल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, बोतल वाटर इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। पहले क्या हुई, प्लास्टिक इंडस्ट्री। अब इनोवेशन कैसे है कि इंडस्ट्री को फॉर्म कर रहा है। पहले अगर प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ तब प्लास्टिक इंडस्ट्री हुई, उससे बहुत सारी चीज़ें बनेगी। प्लास्टिक रॉ मटेरियल प्लास्टिक लिए, ऐसे छोटे छोटे दानों में आता है, उस प्लास्टिक से कोई और चीज़ बन गई। फिर प्लास्टिक के बाद फिर अब वो सभी मशीनें आई, जो चीज़ बनानी है, तो मशीन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, ठीक है। अब मशीन इंडस्ट्री के बाद आपकी ये मशीन स्टार्ट हुई, फिर उस जो चीज़ बन रही है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ। बोतल बना तो बोतल इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ। अब बोतल में पानी भर कर बेच रहा है तो वाटर इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ। तो एक इनोवेशन कैसे इंडस्ट्रीज़ फॉर्म करते जा रहा है, और जब इंडस्ट्री फॉर्म हुआ तो उस तरह से कस्टमर अपने आप बन गया, क्योंकि ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिमांड हर एक चीज़ की है, कस्टमर हर एक चीज़ का है। आप जो चीज़ दोगे कस्टमर अपने आप खरीदेगा, समझे। तो ऐसे ही फॉर्म होके चलता है। अब एकदम बिजनेस एक्यूरेट नहीं होता है, इसीलिए इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। तो रिस्क यही है कि आपको फाइंड करना है अपना कस्टमर। कस्टमर सब चीज़ का है, फाइंड करना है आपका कस्टमर, लेकिन अपना कुछ चीज़ें देखते हुए अपने आप को उसी हिसाब से ढालते हुए, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। यार पीडीएफ कैसा बना है ये बताना मेरे को, ठीक है। अब ठीक बना होगा तो उसी तरह बनाऊंगा, ख़राब बना होगा तो यार झेल लेना, ठीक है। अब देखो, अब सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी बिजनेस करने का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, यानी समाज में कुछ उत्तरदायित्व भी होता है समाज के लिए, ठीक है। समाज के लिए कुछ उत्तरदायित्व भी होता है कि आप समाज को क्या दे रहे हैं अपने बिजनेस से। आप सिर्फ कमा कर समाज को लूट के तरफ नहीं जा रहे हैं ना,
समाज को क्या ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं समाज के लिए। क्योंकि समाज से ही आप कमा रहे हैं, आपका कस्टमर कौन है, समाज है। तो समाज से जिससे आप कमा रहे हैं उसको वापस दे क्या रहे हैं। तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ आपका हाई क्वालिटी और गुड्स एट फेयर प्राइस, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। यानी अब सपोज करो बिस्लेरी का ही मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, इसी से समझते हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी गुड्स, अब सपोज करो ये बिस्लेरी का जो वाटर है ये मिनरल वाटर ना हो या फिर फिल्टर्ड वाटर ना हो। मिनरल वाटर वो होता है कि जिसमें कुछ मिनरल्स डाले गए हों अलग से, और फिल्टर्ड वाटर ये होता है कि उसको फिल्टर किया गया हो, उसको छान कर एक लेवल दूसरे लेवल तीसरे लेवल पे उसको साफ़ किया गया हो, उसके मिनरल्स भी निकल सकते हैं, उसके गंदगी भी निकल सकते हैं। मिनरल्स में मिनरल्स होंगे, मिनरल वाटर में मिनरल्स होंगे, और जो फिल्टर वाटर है फिल्टर में उसमें उसको छाना गया होगा कई लेवल्स पे, ठीक है। तो उसमें मिनरल्स होने का कोई चांस ही नहीं है, उसका मिनरल्स भी निकल जाएगा, उसका गंदगी भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब ये फिल्टर वाटर बेचता है, मिनरल वाटर नहीं बेचता है, फिल्टर वाटर, ठीक है। बिस्लेरी फिल्टर वाटर बेचता है। तो फिल्टर वाटर एक चूँकि बीमारियां नहीं होंगी, लोगों को सही वाटर मिलेगी, नहीं तो ये नदी का पानी भरकर बेचे, नाले का पानी भरकर बेचे, क्या बिकेगा? लोग कच्चा चबा जाएंगे इसको। नदी का पानी बेचे, तालाब का पानी बेचे। अब तालाब का पानी पीने के लिए ठीक है, लेकिन उसमें गंदगी भी होती है, क्योंकि कितने दिनों से तालाब में वो पानी पड़ा हुआ है, कहीं उड़कर कचरा गया या फिर कोई कचरा डाल दिया, सांप भी रह रहे हैं उसमें, केचुल भी रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या वो पानी भर कर बेच सकता है? नहीं बेचेगा। तो वो सही चीज़ बेचेगा, यानी उसको फ़िल्टर करके, तालाब का ही पानी यूज़ करेगा, नदी का ही पानी यूज़ करेगा, लेकिन उसको कई लेवल पे फ़िल्टर करेगा। तो उसमें जहर तो नहीं है, या फिर कोई कीड़ा तो नहीं है, या फिर किसी कीड़े का अंश तो नहीं है जो आगे चलकर अपने आप फैल जाए उस पानी में, ठीक है। तो फ़िल्टर वाटर करेगा। अब फ़िल्टरिंग करने के बाद वो अपना कॉस्ट निकालेगा। फिर निकालने के बाद वो बोलेगा कि यार इतना अच्छा पानी बेच रहा हूँ, बेचता हूँ 200 रुपये लीटर। कोई खरीदेगा? बोलेगा कि मैं बीमारी सह लूँगा, नदी का पानी पी लूँगा, लेकिन ये नहीं खरीदूँगा। एक बोतल पीने में मेरा 200 रुपये चला गया। 200 रुपये तो किसी की दिहाड़ी नहीं है, दिन का कमाई नहीं है कितने लोगों का। तो अब प्रोडक्ट को आम लोगों के लिए, सिर्फ रिच लोगों या फिर पैसे वाले लोगों के लिए न बनाकर आम लोगों के लिए सही हो, तो आम लोगों को बेचना है तो आम लोगों के हिसाब से दाम उसका प्राइस भी रखना पड़ेगा। आम लोगों की कमाई कितनी है? 200-300 रुपये दिन की। सबसे निचले तबके की मैं बता रहा हूँ, 200-300 रुपये दिन की। अब 200-300 रुपये दिन की, तो अगर वो दिन में एक बोतल भी खरीदे, अगर 200 रुपये का बिके, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? 200 रुपये तो उसका पानी पीने में चला जाएगा, वो खाएगा क्या? तो इसलिए वो क्या करेगा, 20 रुपये उसका दाम रखा। तो 20 रुपये उसका प्राइस रखने के बाद वो आराम से दिन भर में 200 अगर दिहाड़ी है तो 10 बोतल खरीदने की औकात रखता है वो आदमी। तो वो कम से कम एक बोतल भी तो खरीदेगा, यानी एक कस्टमर तो बना, एक बोतल का कस्टमर भी तो आपका बना। तो इसलिए सही चीज़ सही दाम पे भी ज़रूरी है। अब समाज से आप कुछ पैसे ले रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो समाज को कुछ दोगे भी तो। अब ख़राब पानी तो नहीं दोगे, सही पानी दोगे, सही दाम पे दोगे, ताकि वो अफोर्ड कर सके। उसको खाना भी है, सिर्फ पानी नहीं पीना है, ठीक है। अब देखो कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है? तो अब देखो प्रॉफिट कमाने का एक और सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी बिजनेस करने का एक और ऑब्जेक्टिव हो गया कि कम्युनिटी बिल्डिंग, कंट्रीब्यूशन टू दी कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग में लाइब्रेरीज हो गई जो बच्चों के लिए बन रही हैं। अब उनके कस्टमर कौन हुए? अगर बिस्लेरी का एग्जांपल लेकर चलें तो उनके कस्टमर कौन हुए? उनके कस्टमर बच्चे भी हुए, हमारे एज के भी हुए, नौजवान भी हुए, 30-35 साल के युवा भी हुए, फिर हमारे पिताश्री भी हुए, और हमारे पापा के उम्र के लोग करीब 45-50 के उम्र वाले लोग,
फिर बुजुर्ग भी हुए तो उनका कस्टमर कौन है? छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे से लेकर बड़े लोग, सभी उनके कस्टमर हैं। तो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हो रही हैं कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर दिए, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर दिए, उनके लिए कोई चीज़ बन रही है, बुजुर्गों के लिए अस्पताल बन रहे हैं, उनमें कुछ कंट्रीब्यूट कर दिए उस प्रॉफिट से, क्योंकि उन्हीं का ना पैसा आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपना चीज़ दिए फिर उन्हीं से ना कमाए, थोड़ा उनमें कर सकते हैं। तो बिज़नेस का एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि सोशल डेवलपमेंट, सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट। हॉस्पिटल बन रहा है तो हॉस्पिटल में थोड़ा दान धर्म कर लिए, लाइब्रेरी बच्चों के लिए बन रही है, स्कूल्स बन रहे हैं बच्चों के लिए तो थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट कर दिए। तो बिज़नेस का एक और भी मतलब होता है, भगवान अगर आपको उतना सक्षम बना रहा है, उतना सक्सेसफुल बना रहा है, तो इसलिए आपका ये दायित्व बन रहा है कि आपको भगवान जिम्मेदारी दे रहा है कि आप लोगों के लिए अच्छा करें। नहीं तो वो चीज़ भगवान उन लोगों को दे देता कि वो लोग खुद से अपना भला कर लें। अगर आपको ये चीज़ दे रहा है, यानी बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बना रहा है भगवान, तो ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए बना रहा है ताकि आपसे और लोग चलें। ठीक है, चलो, फेयर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स, थर्ड जो है वो आपकी सेकेंड थी कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, और थर्ड है आपकी फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। अब सपोज़ करो ये बिस्लेरी का जो एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, इसका जो मशीन आया सपोज़ करो 2 करोड़ रुपए का है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, मैं सिर्फ ये आइडिया सोचते सोचते खाते पीते सारा पैसा निकल गया, लेकिन ये 2 करोड़ की जो मशीन है ये कहाँ से आएगी? तो इसका एक उपाय है, मैं बोलूँगा एक बहुत ही सेठ धन्य सेठ को जाकर बोलूँगा कि देखिए सेठ जी, देखिए इन्वेस्टर साहब, आप लोगों को पैसे देते हैं, ब्याज पे देते होंगे, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि मैं एक बोतल में पानी भर के बिजनेस का आइडिया लाया हूँ। बोतल में पानी भरकर बेचेंगे, सब लोग खरीदेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। तो वो बोलेगा कि अरे भाया, जनरली सेठ लोग जो मारवाड़ी सेठ होते हैं, अपन भी मारवाड़ी ही हैं, मारवाड़ी बनिया रस्तोगी हैं अपन, तो बोलेंगे रे भाया, यो पानी तो पूरा देश में ऐसे ही फ्री में मिलो है, इसे खरीदेगा कौन? तो आप क्या बोलेंगे? मेरे को आती है यार थोड़ी थोड़ी, मूवीज़ देखकर और सीरियल्स देखकर थोड़ा थोड़ा सीखा हूँ। देखो, रे भाया, पानी तो यूं ही फ्री में मिले है, इससे बोतल में खरीदेगा कौन? तो आप बोले कि अरे जो फ्री में तो मिल रहा है, लेकिन क्या सही क्वालिटी का मिल रहा है? इसमें पूरा गंदगी है, कूड़ा कचरा है, इसको पीने से बहुत सारी बीमारियां आएंगी। हमारा जो बोतल होगा उसको फिल्टर करके उस पानी को बेचेंगे, उसमें से गंदगी हटा कर बेचेंगे। तो अरे भाया, इसको गंदगी हटाने में भी तो खर्चे लगेंगे, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये कैसे होगा? इसका प्रोसेस क्या होगा? तो आप बोलेंगे अरे साहब, उसी लिए तो मैं आपके पास आया हूँ, मेरे को चाहिए एक फ़िल्टर मशीन, और उसी में एक नल होगा, उसी में नल में बोतल लगाएंगे, ऐसे टोटी खोलेंगे, पानी भर के सील कर देंगे, सील करके साइड हो जाएगा, और एक बंदा अपना होगा उसको 12-12 का पैकेज करेगा, 12-12 बोतल का एक पैकेज बनाकर उसको साइड करेगा। अच्छा, अरे भाई तूने इतना सोच लिया, ठीक है, तो कितने का मशीन है? आइडिया तो तेरा चोखा लागे से, आइडिया नहीं अच्छा लगा, चोखा मतलब वो चोखा नहीं, अच्छा लगा। तो 2 करोड़ रुपए का मशीन है, 2 करोड़ मेरे पास कहाँ? अरे साहब, आपके पास होगा, मैं आपके लिए लाया हूँ, आपको दूंगा आधे आध मुनाफा, 50-50 पार्टनरशिप। यानी अगर 7 रुपये मेरा, देखिए खर्चा 7 रुपये लगेगा, ठीक है, मैं बेचूंगा उसको 10 रुपये पे, 3 रुपये अपना फ़ायदा रहेगा, 3 रुपये में 1.5 रुपया मेरा, 1.5 रुपया आपका, आपका पैसा लगा है, मेरा मेहनत लगा है। वो बोला बहुत बढ़िया। तो ये बिज़नेस की जो है क्या बोलते हैं, बिज़नेस करने की ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जिसका आप पैसा लेकर यूज़ कर रहे हैं उसको दें। अब मैं बोलूँ कि ठीक है, मैं बोलने के लिए कह दूँ कि 1.5 रुपये मेरा, 1.5 रुपये आपका, लेकिन पूरा का पूरा 3 रुपये मैं ही हड़प कर लूँ, या फिर जब वो बेचेगा
जब सपोज़ करो कि वो अपना स्टेक बेचा कि 50% मेरे को ये बिजनेस ना जमे से मैं इससे निकलना चाहूँ हूँ, ठीक है, तो मुझे इससे निकलना है, तो क्या करेगा वो, मैंने लगाया 2 करोड़ इसमें, अब सपोज़ करो कि ये मेरे बिज़नेस का 10 करोड़ का वैल्यूएशन है, पूरा बिज़नेस जो है मेरा 10 करोड़ का हो गया है, इसका वैल्यू पूरा मशीन वशीन सब लेकर प्रोडक्ट लेकर, और मार्केट में जो नाम है इतने का प्रोडक्ट बिक रहा है, तो सपोज़ करो 10 करोड़ का बिज़नेस का वैल्यू हो गया है, तो मेरा 50% का इसमें हिस्सा है, यानी 5 करोड़ का मेरा हिस्सा है। मैं इसको 5 करोड़ किसी और को बेच दूंगा, इसका जो एग्रीमेंट होगा उसको बेच दूंगा, और बेचने के बाद 5 करोड़ वो अपना 50% का पार्टनरशिप रखे, ठीक है, या फिर जो इसका मालिक है उसे ही बोल दूंगा कि 5 करोड़ दे दे और ये अपना पूरा 100% तू रख, ऐसे भी हो जाएगा। तो इस कारण से आपको बिजनेस का ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है कि जिसका पैसा आप ले रहे हैं उसका पैसा सही से उसको मिले, उसका मुनाफा उसको सही से मिले। आप न फ्रॉडगिरी करें, ना ही किसी से धोखाधड़ी करें, सही से एथिक्स से बिजनेस करें। जो भी इन्वेस्टर आपने इन्वेस्ट किया है उसका भरोसा जमाए रखें, उसको आगे चलकर अगर वो निकलना चाहे बिजनेस से तो उसको सही रिटर्न मिले, ठीक है, फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। अब प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है, ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव ये है आपका प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी समाज में आप काम कर रहे हैं, समाज से पैसा ले रहे हैं, समाज से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि समाज के जो युवा वर्ग हैं उनको रोजगार दें ताकि उनकी भी गृहस्थी चले। और इसका कैसा हिरार्की होगा, देखो ये कैसे ट्रेड साइकिल बनता है। देखो तुमने अपना बिस्लेरी खोला, ठीक है, बिस्लेरी में आपको सपोज करो कि 10 लोग चाहिए, 10 लोगों को 10-10 हज़ार की सैलरी दो, ठीक है, पानी उनको भी पीना है, बाहर अगर कहीं जाएंगे तो प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, आप ही का प्रोडक्ट है। बोतल वाला वो लोग जब पैक कर रहे हैं तो पिएंगे क्या, वही चीज़ पिएंगे, चूँकि वो जान रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, फिल्टर्ड वाटर, इससे बीमारी नहीं होगी, ठीक है, तो वो भी खरीदेंगे। अब 10,000 अगर सैलरी होगी उनकी तो 10,000 से आपको भी तो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो अगर लोग कमाएंगे तो ही ना आप कमाएंगे, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या फ्री में खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे। तो लोगों को जब पैसा रहेगा तभी ना वो आपको फिर पे करेंगे। तो इसलिए लेन देन ऐसे ही ट्रेड साइकिल चलता है कि एम्प्लॉयमेंट दिया तो फिर उसका भी प्रोडक्ट बिका और किसी का भी प्रोडक्ट बिका, तो ऐसे ही इकोनॉमी वर्क करती है, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस चलता है कि नौकरियां दिए, उनको पैसे मिला, उनके पास अर्निंग पावर आई, बाइंग पावर आई, तब वो लोग खरीदे, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। व्यापार करने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार दिया जाए युवाओं को, अपने सोसाइटी के युवाओं को। अब देखो, अब आता है आपका, यहाँ तक समझे? कोई डाउट हो कमेंट्स में ज़रूर बताओ, नेक्स्ट क्लास में या फिर अगले क्लास में, या फिर जब मौका मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाकर अलग से भी डाल दूँगा, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ प्रॉफिट। दिख रहा है ये रोल ऑफ प्रॉफिट। अब आ जाओ, इसको स्क्रीन बड़ा करूँ। रोल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का रोल क्या है, यानी मुनाफा का आपके बिजनेस में क्या रोल है, क्यों मुनाफा कमाएं, ज़रूरत क्या है मुनाफा कमाने के लिए, सिर्फ अपने कमाई के लिए क्यों मुनाफा कमाएं, लॉस में भी तो धंधा कर सकते हैं, धंधा कर रहे हैं बस नहीं। देखो, रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोल ऑफ प्रॉफिट के लिए पहला जो रोल है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। देखो, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल यानी लंबा चलना है। अब जैसे मैंने ये बिस्लेरी का एग्जांपल दिया, अगर मेरा वो इन्वेस्टर निकलने वाला है, इस बिज़नेस से आउट होना चाहता है, निकलना चाहता है अपना प्रॉफिट लेकर, ठीक है, तो मुझे अगर वो 5 करोड़ में वो वाला स्टेक बेचा, भले ही वो 2 करोड़ लगाया, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा, बिज़नेस का चूँकि वैल्यू बढ़ा, बिजनेस ग्रोथ किया तो उससे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी बढ़ा, तो 5 करोड़ का उसका वैल्यू हुआ। और वो बोला कि पहले अपन बेचते हैं कुछ, तो पहले घर के आदमी को तो बोलेंगे तू खरीदेगा, वो बोलेगा नहीं, तब बाहर बेचेंगे।
पहले एक बार घर के आदमी रिश्तेदार में तो आदमी पूछता ही है, तुमको चाहिए, मैं ये चीज़ निकालने वाला हूँ, ये चीज़ बेचने वाला हूँ। वो लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो बाहर देखेंगे, बाहर ग्राहक ढूंढेंगे। तो उसी हिसाब से वो पूछा कि भाया तू लेगा, तेरा बिजनेस है, तू 100% ले ले, मेरे को 5 करोड़ पे कर दे। अब मैं अगर प्रॉफिट कमाने के बाद अपने पास या फिर बिजनेस के पास कुछ पैसा नहीं रखा रहूं, तो क्या मैं उस स्टेक को खरीद पाऊंगा, या फिर मेरे पास उतना सरप्लस प्रॉफिट न रहे, 10 साल 5 साल बिजनेस करने के बाद मेरे पास उतना पैसा न रहे या फिर बचा कर न रखूं, तो क्या मैं वो वाला स्टेक खरीद पाऊंगा? नहीं। तो इसलिए लंबा चलना होगा तो मेरे पास ये चाहिए, नहीं तो मुझे भी अपना स्टेक बेचकर हटना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, वो बिजनेस धरा का धरा रह जाएगा, मेरा 5 साल 10 साल का मेहनत वो पानी में मिल जाएगा। तो फॉर लॉन्ग सर्वाइवल प्रॉफिट इज़ मस्ट नीडेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लंबा चलना है, अगर बिजनेस को लंबा चलाना है तो प्रॉफिट की बहुत अहमियत है। ठीक है, अब रैपिड ग्रोथ, इससे ये भी समझ लेंगे, मुझे वो बेचा 5 करोड़ का, ठीक है, मुझे दिखा कि नहीं अगले साल मुझे ऑर्डर आने वाला है, सपोज करो कि ओबेरॉय होटल्स का या फिर ताज होटल से मुझे ऑर्डर आने वाला है 20 करोड़ रुपए का, साल भर में वहाँ पे पानी का बोतल लगेगा 20 करोड़ का पानी का बोतल लगेगा। अब 20 करोड़ का पानी का बोतल यानी 1 करोड़ पानी का बोतल, 20 करोड़ रुपए का पानी का बोतल यानी 1 करोड़ यूनिट लगेगा, 1 करोड़ बोतल्स वहाँ पे भेजने पड़ेंगे। 1 करोड़ बोतल्स पे अगर मैं 3 रुपया भी बचा रहा हूँ तो मुझे कितना पड़ा? अब पहले तो 1.5 करोड़ इनको दे रहा था, ठीक है, 1.5 करोड़ इनको दे रहा था, तो मेरे पास 1.5 ही बच रहा था, तो मुझे 5 करोड़ जुटाने में मुझे लग गए करीब 3 से 4 साल। ठीक है, करीब 4 साल लग गए मुझे 5 करोड़ जुटाने में, तब मैं इनका स्टेक खरीद पाया हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे 20 करोड़ का ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 5 करोड़ है, नहीं होगा उसके बाद भी कहीं से पैसे का जुगाड़ करके लोन लेकर खरीद लूँगा, क्योंकि मेरे पास बिजनेस है, कुछ दिखाने के लिए है। खरीद लिया, खरीदने के बाद अब मुझे दिखा कि मैं 3 करोड़ सीधे कमा ले रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे ताज होटल्स या फिर ओबेरॉय होटल्स में पानी देकर, बाकी ऐसे मार्केट में बिक रहा है वो अलग है। ठीक है, मुझे एक जगह से ऑर्डर इतने का आया तो 3 करोड़ सीधे वहाँ से बने। तो मुझे ये रैपिड ग्रोथ में प्रॉफिट अगर मेरे पास ना हो तो मैं वो वाला स्टेक कैसे खरीदूँगा, उसका हिस्सा कैसे खरीदूँगा? तो प्रॉफिट रहेगा तभी ना मैं उसको खरीद कर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए उस पैसे को लगा दूँगा। ठीक है, मेरे पास पूरा 3 करोड़ बचेगा। अब मुझे 5 करोड़ कमाने के लिए कितना टाइम चाहिए? 2 साल में मेरे पास 6 करोड़ होगा, वहाँ 5 करोड़ कमाने के लिए 3 से 4 साल लग गए, यहाँ 2 साल में मुझे 6 करोड़ मिल गया। अब उस पैसे को फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा और कहीं से ऑर्डर लाऊंगा और ज़्यादा कमाऊँगा। तो प्रॉफिट जल्दी से ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब रैपिड ग्रोथ, यानी आपका जो 3 साल 4 साल 5 साल का जो स्ट्रगल है, शुरू में जो धीरे है, प्रॉफिट अगर आपके पास होगा तो वो और ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कहाँ आप 5 करोड़ 6 करोड़ 3 से 4 साल में कमा रहे हैं, और कहाँ आपके पास अगर प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट का यूज़ करके, चूँकि 1 करोड़ बोतल बनाने में और पैसे लगेंगे, तो उस पैसे का यूज़ करने के लिए तो पैसे आपके पास होने भी तो चाहिए। तो 5 करोड़ रुपए अगर मेरे पास हों तो पहले स्टेक खरीदूँगा और पैसे लगाऊँगा, लगाने के बाद तो रैपिडली 20 करोड़ का ऑर्डर करूँगा और 3 करोड़ कमाऊँगा, यानी 2 साल में मुझे फिर उतना पैसा आ जाएगा, 2 साल के अंदर मात्र। तो रैपिड ग्रोथ में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, अब फॉर इंक्रीजिंग इफ़िशियंसी, यानी अगर मेरे पास पैसे हो तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मैं दूंगा और ज़्यादा स्किल्ड वर्कर हायर करूंगा, और हायर करके उनको अपना और ज़्यादा ट्रेनिंग दूंगा और जल्दी प्रोडक्ट बनवाऊंगा, जल्दी इफ़िशियंसी यानी और कॉस्ट होगा, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो कॉस्ट और कम होगा। ठीक है, तो मेरा इफ़िशियंसी और ज़्यादा बढ़ेगा और जल्दी प्रोडक्ट्स बनेगा और जल्दी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कंप्लीट होगा। ठीक है, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, और भाई जब प्रोडक्ट हिट हो गया, मैं हिट हो गया, मेरी कंपनी हिट हो गई,
मेरी कंपनी हिट हो गई, मैं हिट हो गया, मेरा प्रोडक्ट हिट हो गया, इज्जत अपने आप मिलेगी, लोग पहचानेंगे अपने आप कि अरे यार ये बिस्लेरी का मालिक है, ये इस ब्रांड का मालिक है, ये इसका पानी का बोतल चलता है मार्केट में, यार गजब छा गया मार्केट में। तो भाई प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन अपने आप मिलेगी, लोग नोटिस अपने आप करेंगे, लोग आपकी बातें अपने आप सुनेंगे। तो इसलिए अब देखो, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अब इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर है कि भाई प्रॉफिट लगाएंगे, पैसे लगाएंगे तभी और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का पैसा ना हो तो और ज़्यादा ताज का ऑर्डर मिलेगा कहाँ से, ओबेरॉय का ऑर्डर मिलेगा कहाँ से, कहीं से मिलेगा ऑर्डर, नहीं मिल पाएगा। तो प्रॉफिट जब होगा तो उस पैसे को लगाएंगे, तब जल्दी जल्दी ऑर्डर कंप्लीट होगा, इफ़िशियंसी रहेगा तो ऑर्डर कंप्लीट होगा, और ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। वहाँ पे 5 करोड़ 6 करोड़ पहुँचने में 4 साल लगे, यहाँ पे 6 करोड़ पहुँचने में 2 साल लगेंगे, टाइम आधा। ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपके पास बीके पब्लिकेशन का बुक हो आर.के. सिंगला का, तो वहाँ पे की कॉन्सेप्ट दिया है, शॉर्ट नोट्स आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। और आपका जो नोट्स है इस चीज़ को जितना मैं बताया 2 पेज से 3 पेज खुद से रीड करिएगा, रीड करने के बाद खुद का नोट्स बनाइएगा, क्या समझे, भेजे में क्या घुसा, नोट्स बनाओ। ठीक है, अपने शब्दों में। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, अपना नोट्स अपने स्वयं के उत्तर में ही, स्वयं के शब्दों में ही बनाएं। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी। ठीक है बाबू, तो चलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया हो, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कमेंट में बता देना, और समझ में आया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और वो भी कमेंट में बता देना यार बहुत अच्छे से समझ में आया। अपन ऐसे ही रोज़ नया नया बिजनेस चालू करेंगे। ठीक है, आज पानी का बिजनेस चालू किए, अगले दिन किसी और चीज़ का चालू करेंगे। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू। PDF कैसा लगा ये बताना जरूर। ठीक है।